A heartiest congratulations to one of the brilliant students from Kolkata who cracked JRF this year in the subject Population Studies. Actually, he qualified for JRF in his second attempt, even after doing 9 to 5 job. He is currently working as a research assistant in Indian Council for Research on International Economic Relations. It is ICR, located in New Delhi. He is Saptarshi Gupta and completed his MSc in Biostatistics from IIPS Mumbai. You already know about IIPS, it is International Institute for Population Sciences. He has been awarded gold medal for securing first rank in his master's degree. He was also the recipient of Government of India Fellowship in IIPS Mumbai. Now he is about to join foreign PhD next year in its coming year in 2023. I have shared with you some achievements of Saptarshi. Now, most of the things you will know from the discussion we made during a meeting with him. Actually, I met him and discussed some specific points about his strategy of the examination. He suggested most preferred books, notes, materials and some relevant source of materials and shared his strategies for this achievement. Definitely, this talk will make you more and more confident in your preparation for this upcoming examination. And you will be able to make your own strategy on the basis of the points discussed in this video. So, watch full video without skipping. Also, like, subscribe, press bell icon and share this video with your friends and colleagues. Now, let's start. हेलो फ्रेंड्स, द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ सप्तऋषि गुप्ता इनका नाम है, ये हैं। अभी जो रिसेंटली जेआरएफ का एग्जामिनेशन हुआ था, यूजीसी नेट जेआरएफ का पॉपुलेशन स्टडीज में, उसके रिजल्ट 6 नवंबर को पब्लिश हुआ था। उसमें इन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है। ऑल ओवर इंडिया हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उनमें से ये हमारे एक हैं, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं और इन्होंने आईआईपीएस से एमएससी इन बायो स्टैटिस्टिक्स ये कंप्लीट किया है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग आपको यही बताएंगे अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। एक्चुअली में ये हमारा आज का वीडियो प्रिपरेशन जर्नी, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनको कहां से पता लगा और कैसे इन्होंने तैयारी किया और किन किन बुक्स को इन्होंने रिफर किया, ये सभी चीजों पर हम आज इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए एंड बुलाने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे। मैंने बीएससी किया था इकोनॉमिक्स में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनॉमस कोलकाता से। एंड अच्छा, 1 मिनट, आपका जो प्रोफाइल है, जस्ट आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी स्कूलिंग जस्ट कहाँ से हुई और बीएससी, उसके बाद में आप बीएससी का ना, फिर हम आगे में बात करेंगे। ओके, यस। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता में हूँ एंड हमारे वहाँ पे विवेकानंद मिशन स्कूल है, आईसीएसई बोर्ड है। तो मैंने वहाँ से ही क्लास 10th और 12th कंप्लीट किया है। सो 12th में मेरा इको साइंस था, इकोनॉमिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन था, ज्योग्राफी भी था। तो इसीलिए मैंने मेरा मैथ्स अच्छा लगता था मुझे एंड देन इकोनॉमिक्स वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। सो मैंने बीएससी किया इकोनॉमिक्स में। सेंट जेवियर्स हमारे वहाँ का बहुत पॉपुलर कॉलेज है। सो मुझे लकीली वहाँ पे एडमिशन मिल गया, तो मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक्स किया था बीएससी। तो ऑल्दो मैंने कुछ एग्जाम्स एमएससी एंट्रेंस का भी दिया था, कुछ कॉलेजेस में भी क्वालिफाई किया था मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स में। बट सो 5th और 6th सेमेस्टर बीएससी में हम लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ रिलायबल है, कौन सा कॉलेज में करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल। तो मुझे एक्चुअली कोर इकोनॉमिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो एक बुक होता है देवराज रॉय करके, तो उनका बुक में पढ़ता था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए एंड वहाँ पे मुझे पॉपुलेशन, ये मॉडल्स वगैरह सब पता चला, मैल्थस के बारे में पता चला। तब मुझे लगा कि इंडिया में एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ ऐसा कोर्स है कि नहीं। सो तब मुझे आईपीएस के बारे में कोरा से पता चला था एक्चुअली। एंड आईपीएस के बारे में आपको वही ग्रेजुएशन जब आप कर रहे थे उस समय पता लगा? हाँ, जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय पता चला, किसी से पता नहीं लगा था, इंटरनेट सर्च करते कोरा में आंसर्स पढ़ते पढ़ते पता चला। तो पहले मुझे लगा कि एमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज जो होता है हम लोग का, तो उसमें भरना चाहिए। बट देन मैं जब फॉर्म भर रहा था, एक्चुअली मैं और डैड डिस्कस कर रहे थे, तो वी केम अक्रॉस दिस कोर्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स और वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल था
तो वो उसमें भी इंटरेस्ट आया, तो हम लोगों ने उसका फॉर्म भी भर दिया था। अच्छा। एंड देन लकीली एंट्रेंस क्लियर हो गया। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला कि ये टेक्निकल है? आपने उसके सिलेबस पर पूरा आपने रिसर्च किया होगा? राइट। तो आईपीएस के वेबसाइट में उसका सिलेबस मिलता है। अच्छा। तो एमएससी बायोस्टैटिस्टिक्स का मैंने सिलेबस देखा, एंड तो बोथ सब्जेक्ट्स आर गिवन काइंड ऑफ इक्वल प्रायोरिटी, बट डेमोग्राफी में ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा उनका स्ट्रेंथ रहता है। ऑल्दो पहले इस कोर्स का नाम था एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी, अभी एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स डेमोग्राफी कर दिया। तो दोनों लाइक कोर्सेज मुझे अच्छे लगे थे, बट बायोस्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा ज्यादा इंक्लिनेशन था, तो लकीली वही क्लियर हो गया था मेरा एंट्रेंस में, एंड सो आई डिसाइडेड टू परस्यू इट। ऑल्दो मेरा इकोनॉमिक्स में भी कुछ हुआ था जैसे बताया, बट मुझे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड बीएससी के बाद मुझे ये था कि पीएचडी परस्यू करना है, तो एमएससी करने से पहले ही लाइक मेरा एक रफ आइडिया था कि मुझे पीएचडी आपने पहले से ही आपका फोकस्ड गोल था कि बीएससी कंप्लीट होगा और एमएससी में एडमिशन लेने के बाद पीएचडी के बारे में मैं मतलब आप उसी समय से आप सोचना स्टार्ट कर दिया? एकदम। ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट था कि कोई फॉरेन स्कूल में मतलब मैं पीएचडी के लिए ट्राई करूं, एंड तो मैं फर्स्ट ईयर से ही वही करता था। तो हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिंस मेरा गोल था कि फॉरेन स्कूल में जाना है, तो वहां पे ग्रेड्स मैटर अ लॉट। जैसे इंडिया में आपका लाइक मास्टर्स में जैसे बोलते हैं कि आई गेस 55% चाहिए तो फिर पीएचडी में आप जा सकते हो, बट फॉरेन स्कूल्स में सिंस इट्स बिट कॉम्पिटिटिव, तो वहां पे एंड एंट्रेंस नहीं होता, तो वहां पे आपके पास ग्रेड्स एंड कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होता है, उनके बेसिस पे लिया जाता है। तो इसलिए मैं शुरू से ही लाइक आईआईपीएस का जो कोर्स वर्क था वो बहुत रिगरसली पढ़ता था, बिकॉज मेरा गोल ये था कि सेमेस्टर्स में अच्छा स्कोर करने से लाइक जीपीए बढ़ेगा, एंड वो मैं पीएचडी के अप्लाई करने के लिए यूज कर सकता। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे आपने सबसे पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पीएचडी करना है, तो इसके पीछे व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं से इनको किसी न किसी ने तो गाइडेंस जरूर किया होगा, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि इनके डैड ने और इन्होंने इन दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि आपको पॉपुलेशन स्टडीज जो एमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज होता है उसमें ना जाकर के बायोस्टैट में जाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल कोर है। तो और उसके बाद में इन्होंने पीएचडी के लिए भी इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर लिया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आपको गाइडेंस करने वाला कौन है। आपके हर किसी के अंदर में वो ताकत है, हर किसी के अंदर में वो क्षमता है, हर किसी के अंदर वो आग है। आप कर सकते हो और करके दिखा सकते हो, बट क्या है कि आपको कोई ना कोई एक बताने वाला चाहिए। आप हर कुछ कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो सर। हाँ, सो मेरा टाइम लाइक आईपीएस में थोड़ा सा मैं कहूंगा हम लोग का बैच अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि कोविड था, तो पहला एक साल तो घर में ही बीत गया, ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑल। सो वी फाइनली जॉइन्ड इन आई गेस इन दिसंबर। आपने एमएससी कब किस ईयर में ज्वाइन किया था? हाँ, तो हम लोग का स्टार्ट हुआ था अगस्त 2020 में। ठीक है, तो पहले 3 सेमेस्टर्स तो वैसे ही ऑनलाइन ही हो गया, चले गए। 4th सेमेस्टर में हम लोग जब पहुंचे, एंड हम लोग का एक कोर्स था C10 करके, जो इनडायरेक्ट एस्टिमेशंस इन डेमोग्राफी होता है, वो एक कोर्स था। तो तब जाके हम लोग को पता चला कि ऑल्दो हम लोग घर में पढ़ रहे थे, बट देयर वर सम लाइक एविडेंट गैप्स इन आवर प्रिपरेशन। तो वहां पे जाके एक नया प्रोफेसर आई थी, तो शी आस्क्ड अस टू यू नो फिर से टू रिकैपिटलाइज ऑन जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो फॉर एग्जांपल लाइफ टेबल्स एंड ऑल, हम लोगों का गैप था। तो उस कोर्स के दौरान हम लोगों ने फिर से वी वेंट बैक एंड कवर्ड सम बेसिक्स ऑन फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। तो करते करते एंड और एक चीज होता है कि हम लोग का जब खत्म हो जाता है कोर्स, तो वी हैव टू अपीयर फॉर अ कंपल्सरी ग्रैंड वाइवा। तो उसके प्रिपरेशन के दौरान मैंने रियलाइज किया था कि पूरा जो नेट का जो सिलेबस होता है उसके प्रिपरेशन के दौरान ही खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आपको नेट के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ, तो कि नेट करना है, क्योंकि आपको तो ये पता था कि पीएचडी करनी है, बट पीएचडी के पहले नेट भी क्वालिफाई करना होता है या उसमें जेआरएफ क्वालिफाई करने होते हैं, ये कहाँ से पता चला? हाँ, आपको आपके डैड ने बताया? नहीं, तो उनको ही पता था पहले? उनको ही पता नहीं था। उनको नहीं पता था। तो इनफैक्ट मैंने अभी जो जेआरएफ क्लियर किया है, मुझे उसके बाद भी पता नहीं था कि इसका लाइक बेनिफिट्स क्या क्या होता है, क्या होता है। तो मैंने अभी एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बेनिफिट भी नहीं पता है,
तो धीरे धीरे उनको पता लग जाएंगे आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपने उस पड़ाव को जो है ना वो पार कर लिया है, तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आप उसके आगे आप बस बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना है। हाँ, सो तो मैं जब लाइक IIPS में तो ये ट्रेंड है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो फॉर रिसर्च, क्योंकि इट्स बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सो मैंने अपने बैचमेट्स एंड पीयर्स सीनियर्स को देखा था कि वो लोग नेट क्लियर करके फिर PhD करने जा रहे। तो तब मुझे पता चला था, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मैंने जब नेट दिया था, मुझे लाइक एग्जाम के दिन मैंने एक दोस्त को फोन करके पूछा कि यार कितने क्वेश्चंस होते हैं, मुझे वो भी नहीं मालूम थे। ठीक है, आई जस्ट गिव इट लाइक जस्ट फॉर फन। एंड मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया था दिसंबर 2021 में। मतलब ये वाला नेट आपका सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था या क्लियर? नहीं हुआ था। मतलब आपने अप्लाई किया और ब्लाइंडली आप चले गए और आपको यू नो नथिंग अबाउट व्हाट इज द नेट एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द सिलेबस एंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ट्रू। सो एक्चुअली वहां पे भी मैंने गलती किया था, एंड मुझे अभी लगता है कि वो भी क्लियर हो जाना चाहिए था, एटलीस्ट नेट हो जाना चाहिए था। तो मैंने जो किया था कि मुझे लाइक कोई इंटरेस्ट उतना था नहीं, तो मैं समहाउ हड़बड़ी में वो करके आ गया। 2 घंटे में एग्जाम खत्म करके मैं निकलने जा रहा था, तब पता चला कि 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आप क्या कर रहे हो, कोर बायोस्टैट में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप सिलेबस आपको पता नहीं है कि नेट में क्या सिलेबस आएगा। आप एग्जामिनेशन देने गए ब्लाइंडली, अगर कोई बंदा छोटा मोटा थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है तो वो कुछ ना कुछ तो करके आएगा, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे करके आएगा ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो तैयारी ना करे। और तैयारी करने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस में देख लो कि 10 यूनिट है, उस 10 यूनिट में क्या क्या चीजें हैं और एक दूसरे से कौन सा कोरिलेट कर रहा है, बस। और आपने उसमें से कुछ चीजें MSc के दौरान या कुछ लोग MA भी करते हैं उनके दौरान आपने पढ़ा हुआ है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो, स्टैटिस्टिक्स हो, पॉपुलेशन स्टडीज हो, या रिलेटेड जिसमें डेमोग्राफी के जो सेक्शन होते हैं वो। अगर मैं ये जो प्योर स्टैटिस्टिक्स से बात कर रहा हूँ, और ये तो अभी बायोस्टैट में ही है, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लाइंडली वो गए और एग्जाम देके आए और ये खुश, ये मतलब इनका कोई रिजल्ट नहीं हुआ और ये फेल हो गए। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में एक इसको सीरियसली लिया, क्योंकि ये समझ चुके थे कि ये किस तरीके से हमें मतलब एग्जाम में बैठने से पहले कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें देखनी है। आगे बताइए। सो सेकंड तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ था, एंड सो लकीली आई गॉट इनटू फॉरेन PhD स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्कॉलरशिप इस साल नहीं हुआ था। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव दिस अनदर शॉट। तो मैंने इसका फॉर्म भरा था, मैं तभी हम लोग का कोर्स खत्म हो गया था, एंड मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि 4th सेमेस्टर वहां पे एग्जाम दिया था, एंड देन वाइवा बहुत अच्छा गया था। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि एटलीस्ट आई नो व्हाट्स देयर इन द सिलेबस, एंड मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अभी वो जाके बस शांति से एग्जाम देना है। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप कर लिया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया जॉब के लिए। तो अभी आप कहाँ जॉब करते हो? अभी मैं इक्रियर में जॉब करता हूँ, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। वहाँ पे मैं रिसर्च फैकल्टी। कब से? जून में ज्वाइन किया है। जून मतलब अभी 6 महीना हुआ। तो यहाँ शिफ्ट होने के 1 महीने के आफ्टर कंप्लीटिंग योर MSc। ट्रू। और आपने अपना जॉब ज्वाइन किया और उसी के दौरान आपने अप्लाई किया, और या अप्लाई पहले भी किया? अप्लाई भी नहीं किया। मतलब जॉब में रहते हुए आपने प्रिपरेशन किया विथ स्ट्रेटेजी। राइट। और ये सब सभी दिख भी रहे हैं यहाँ पे इनके कमरे में लगा हुआ है। तो इन्होंने जॉब में रहते हुए तैयारी किया और उसके बाद इन्होंने ये क्रैक कर लिए। सो एग्जाम था 9 जुलाई को, एंड फर्स्ट फेज हुआ था उसी में आपका हो गया था? हाँ, जो फर्स्ट फेज लकीली हो गया था, बट 2.5 घंटे बैठना पड़ा था, एंड उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स लोड हुए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट एनीवेज, सो मुझे पता था कि नेट एग्जाम्स आने वाले हैं, ऑल्दो वो लोग बताए नहीं थे कि कब होगा एग्जाम एंड कुछ। तो मैंने बेसिक रोज ही मैं ऑफिस से आके कुछ नेट का कुछ एग्जाम्स का, जो वो आशा भिंडे तो एक बुक है जो बाइबल है, हाँ यहाँ आपने रखा हुआ है। हाँ वही, एंड UNFP मैनुअल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के प्रोफेसर मैक्सिमम बोलते हैं कि उसको रेफर करो, क्योंकि वहाँ पे सब कोर पॉइंट दिया जाता है एंड बहुत जिस्ट करके वो किया जाता है। तो मैं वही सब रिवाइज करता रहा। अच्छा। एंड 1 मिनट, अभी इन्होंने एक वर्ड बोला, इनके प्रोफेसर्स बोलते हैं कि ये आशा भिंडे तो बुक है, इसके अलावा UNFPA और भी दूसरे और भी सोर्सेज होते हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हो।
तो बेसिकली क्या है कि यूएनएफपीए का रिपोर्ट आपको कहां से मिलेगा? आपको इंटरनेट पर मिलेगा, आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप नेट पर जाओगे, क्या इन्होंने प्रोफेसर ने आपको वो बुक निकाल के दिया था? प्रोफेसर ने हम लोगों को बोला था कि इंटरनेट का आपको मिल जाएगा, तो आपको दिया नहीं था ना? दिया नहीं था ना, आपने खुद सर्च किया था ना। मतलब ये है कि आपको बस पता चलनी चाहिए कि वो कीवर्ड क्या है। वो कीवर्ड इन्होंने डाला। जब ये आप कीवर्ड उस गूगल पे डालोगे ना, तो गूगल आपको एक के अलावा, टीचर ने आपको तो एक बताया, लेकिन गूगल आपको सैकड़ों बताएगा, और उस सैकड़ों में आपको चूज करना है कि आपके मतलब का कौन सा है, बस। और जो मिल गया ना, उस मिलने के जो मिला उसके अंदर में जो आपने जो कीवर्ड आपको सर्च करना है खुद से कि मेरे कनेक्शन से कौन सा कीवर्ड आता है, और उसी को आपको कॉपी में नोट करना है, और उसी को तब तक पढ़ना है जब तक आपको क्वालिफाई नहीं कर लेना है, बस। आगे बोलिए। हाँ, तो मैं वही पढ़ता रहा। तो अभी और कुछ चीजें हैं, जैसे एसआरएस बुलेटिन। आप मेरा कुछ नोट्स है, मैं फ्लैश कार्ड बोलता हूँ। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे क्रिटिक्स ऑफ माल्थस क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने देखिए, जैसे इन्होंने एक सिंगल पेज में इन्होंने लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस तरह से पॉपुलेशन थ्योरी, कुछ इस तरीके से नोट्स। तो हर किसी के नोट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपके नोट्स बनाने का तरीका अलग हो सकता है, मैं कुछ अलग हिसाब से बनाता हूं ताकि मैं अगले को समझा सकूं, और जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया है वही आपको भी छाप लेना है। उसमें से आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं कि इसको मैं कैसे अपने माइंड में रख सकता हूं। इन्होंने भी उसी तरीके से किया, और इसको मतलब रिवाइज करते रहे होंगे, तभी ये तब तक उनके माइंड में था। अब जरूरी नहीं है कि जब वो जुलाई में एग्जामिनेशन दे के आए तो अभी उस क्वेश्चन में से कुछ पूछ दिया गया तो उनको याद होगा, यह मुझे भी याद, एनीवन किसी को याद होगा, ऐसा नहीं होता। तब तक तो याद होना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी है। एंड पेपर 1 के लिए मैंने उतना खास प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था मुझे। ऑल्दो पेपर 1 के लिए मैं रिकमेंड करूंगा केवीएस मदन का एक बुक है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रेफरेबल बुक है, वो मोस्ट प्रेफरेबल है। बट वो उतना टाइम नहीं मिला था, सो आई वाज रिलाइंग मोस्टली ऑन पेपर 2, क्योंकि मुझे पता था पेपर 1 में जो डीआई है एंड एलआर है उनके बेसिस पे मुझे मिल जाएगा एक जो मिनिमम मार्क्स है, बट मोस्टली आई वाज रिलाइंग ऑन पेपर 2। एंड इसलिए पेपर 2 में लाइक मेरा नॉलेज और स्ट्रेंथन करने का बहुत जरूरत था। तो मैंने वो सब किया था, एंड ऑलरेडी नॉलेज वाज देयर, सो आई जस्ट हैड टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड वो सब जिस्ट करके वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको सेट किया था। फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज इन, एंड ये भी मुझे लाइक आईपीएस से बहुत अच्छे से ये एग्जांपल मिला था। तो हम लोग के 4th सेम में जो ये पेपर था उसमें हम लोग को ऐसे बताया गया कि लोग हम लोग पढ़ते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर जो भी हो जो इंडिकेटर्स है, तो आपको ये समझना है कि ठीक है वो है, दैट्स फाइन, बट हाउ डज इट अपीयर, वो तो ऐसे ही आ नहीं जाता। तो आप पहले देखो कि क्रूड बर्थ रेट आता है, उसके बाद उसका क्रोनोलॉजी होना जरूरी है। एग्जैक्टली, क्रूड बर्थ रेट है, उसका क्या डेफिशिएंसीज है, उसके बाद एवरेज फर्टिलिटी रेट, उसके बाद एक स्पेसिफिक, एंड उसके बाद जाके आपको वो मिलता है, सॉरी जनरलाइज्ड फर्टिलिटी रेट। क्यों होता है? आप जब किसी भी बुक में आप पढ़ोगे, डेमोग्राफी के बुक में, जो फर्टिलिटी इंडिकेटर्स या मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स या माइग्रेशन का भी जो इंडिकेटर्स होता है, सबसे पहले आपको क्रूड बर्थ रेट का डेफिनेशन मिलेगा। क्रूड बर्थ रेट के ही बाद में उसके पूरे सीक्वेंस आपको जो भी बुक्स में जो कुछ भी फर्टिलिटी या से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज और उसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, वो सभी आपको उससे रिलेटेड ही सीक्वेंसली आएगा। जो इन्होंने अभी आपको बताया कि क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस का क्रोनोलॉजी क्या है। सिमिलरली जो मोर्टेलिटी है उसका भी क्रोनोलॉजी क्या चलता है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में देख लेना, बुक में आपको समझ में आएगा। अभी आप जो लोग तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें अभी यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। So, जैसे लास्ट टाइम मैंने जो बोला था, मैं हड़बड़ी करके एग्जाम देके आ गया था, तो तब मुझे लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर ज्यादा याद है इस बार से, क्योंकि इस बार तो इजी था, बट लास्ट टाइम लास्ट जो एक सेट था वो पूरा मोर्टेलिटी लाइफ टेबल्स के ऊपर था, एंड मैं वो लगभग छोड़ के ही आया था, क्योंकि मुझे उतना तभी मुझे कॉलम्स नहीं पता थे उतना कि कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है। कॉलम्स के बारे में तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है कि उसमें पूरा सब कुछ कैलकुलेट करके और मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस अगर लाइफ टेबल पढ़ोगे बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी हम लोगों को वहीं पे प्रोफेसर्स ने बताया था कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स चूज करो, वहां पे जाके आप जब तक नंबर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हो बाय
लाइक पर कॉलम आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। उसका ग्राफिंग करके देखो। अगर आपको एक्सेल में डेटा फीड करके करने आता है तो आप एक्सेल में सबसे बेहतरीन, आप पहले 2-4 न्यूमेरिकल पढ़ लो, बुक कॉपी पर सॉल्व कर लो, उसके बाद में एक रियल टाइम कोई भी एक रैंडमली डेटा चूज कर लो। रेडिक्स आप 1000 का रेडिक्स ले लो और वहां से आप करना शुरू करो और एक्सेल में करो। एक्सेल में किस तरीके से ग्राफ मूव कर रहा है उस तरीके बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम। तो मैं वही सब पे ध्यान दिया था एंड ये इंडिकेटर्स वगैरह ये सब एंड जो बोल रहा था मैं एसआरएस बुलेटिन के बारे में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ये जो सोर्सेस ऑफ डेटा है एसआरएस सेंसस, तो सेंसस 2011 इसका क्या खास बात था, ये 15 सेंसस था एंड इसका मोटो क्या था, फिर फिंगरप्रिंट्स उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे, सम फीचर्स को फीचर्स कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। हां एंड एसआरएस जब बात करें तो उसमें एसआरएस का एसआरएस 2020 आई थिंक लास्ट था एंड उसमें आईएमआर क्या था, लोएस्ट कौन से स्टेट में था, हाईएस्ट कौन से स्टेट में था, फर्टिलिटी का हाईएस्ट लोएस्ट किस में था, तो ये सब मैंने एक जॉट डाउन किया था एंड कुछ चीजें ये आ ही जाते हैं, हर बार आते हैं ये चीज एंड सो दीज आर वेरी इजी मार्क्स, राइट। सो मेन फोकस मेरा पेपर 2 था एंड ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया था पेपर 2 में, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह तो आप सबको पता ही होता है, तो वो कैसे चेंज हो रहा है ईयर टू ईयर, ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एंड आई थिंक ये आपने ये जो अभी आपने बताया ये ध्यान रखना जरूरी है, ये किस मोमेंट में किया था? स्टार्टिंग में ही किया था या फिर एग्जाम से 10-5 दिन पहले किया था? सो हाँ, जब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। डेटा का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि अभी हमें याद है, हमने डेटा पॉइंट पढ़ लिया, 10 दिन बाद मैं ही किसी वीडियो को बनाया हूं, मैंने कंटेंट किया है, 4 दिन बाद मैं भूल जाता हूं कि उसका सीक्वेंस क्या है। मैं जैसे बोला अभी फ्लैश कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी एग्जाम्स के 5 दिन पहले डेटा चेंज नहीं होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अगर एक बार ठीक है आप करके रख दीजिए, पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द डेफिनेशंस एंड पहले आप समझ जाओ कि टीएफआर है क्या, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि इस स्टेट में टीएफआर क्या है, ठीक है। तो आप वंस यू आर डन विद ऑल द डेफिनेशंस एंड दिस इंडिसेस, और टीएफआर को समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एएसएफआर। हां वही। तो वंस यू आर डन विद ऑल दिस, उसके बाद आप डेटा को एक जगह पे नोट डाउन करो एंड हर दिन अगर आप आधा घंटा भी डेटा को रिवाइज करने में दे रहे हो, दैट्स फाइन। आई मीन उसके बाद वो आपको याद रह ही जाएगा। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग इश्यू, क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट ये सब, क्योंकि आपको वहां पे बैठे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, आपको बस पता है, आप मार्क कर पता है और आपने बस रट के गए हो और उसको बस आप मार्क करके आ रहे हो। तो एंड आई थिंक इस बार मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि कट ऑफ और ज्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चंस मुझे बहुत इजी लगे थे। तो आई डोंट नो, शायद प्रिपरेशन की वजह से वो हो सकता है। एक्चुअली में इजी और हार्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं और एग्जाम हॉल में आप एंट्री किए और आपके सामने जो पेपर क्वेश्चन आया ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है और वही सेम टू सेम तो बहुत बार नहीं आता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि पेपर तो इस बार बहुत आसान आया था, यू कैन बीट, है ना। तो और लकीली क्या होता है कि आप उसमें कर जाते हो और आप निकल जाते हैं। राइट, ठीक है। और हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि आप वो चीज पढ़े ही नहीं हो, आपके माइंड से वो होकर के निकला नहीं है। जो ये नेट जेआरएफ का एग्जाम है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई मीन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट ये ऐसा ऑप्शंस नहीं सेट करते हो, इट्स नॉट टफ इन दैट सेंस कि आप एडुकेटेड बेसिस कर सकते हो। आप अगर ठीक है आपको पूरा चीज पता नहीं है, बट आपको एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स पता है एंड कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, तो आप एडुकेटेड बेसिस कर सकते हो। क्योंकि कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको अपैरेंटली एकदम ही रॉन्ग लगेंगे, तो आप पहले ही उनको हटा के फिर उन दोनों, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस आते हैं, तो 2 में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इट्स मतलब मैंने नेट में ये चीज देखा है कि एटलीस्ट आप अगर 5 क्वेश्चंस भी एडुकेटेड बेसिस करोगे, उसमें से 3 ठीक हो जाएंगे। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए एग्जाम हॉल में। एंड अगर कुछ पता ना हो तो ऐसा नहीं है कि यू नो ये गलती हो जाएंगे। एंड ऑल्सो सिंस नेट डजंट हैव अ नेगेटिव मार्किंग स्कीम, तो सब क्वेश्चंस हम करके आ सकते हैं, वो एक और एक एडवांटेज है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स प्रीटी इजी। एक थोड़ा सा लाइक यू नो प्रिपरेशन के दौरान एक थोड़ा मेथोडिकल होना जरूरी है एंड रेस्ट इज फाइन। तो सपोज कि एग्जामिनेशन का डेट लमसम 10 दिन या विद इन 1 वीक या 2 वीक्स के बीच में एग्जामिनेशन का डेट आता है,
तो इस ड्यूरेशन में 10 से 15 दिन के बीच में किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए? आई थिंक 10 से 15 दिन में नया कुछ सीखने का, इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू, इधर बताइए। हाँ, इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू लर्न समथिंग न्यू, दैट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस। सो ऑलरेडी आपको जो पता है, एंड एनीवेज नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, सो ऑलरेडी आपको जितना पता है, जो पता है, आप उसको रिवाइज कीजिए, डेटा पॉइंट्स को आप मेमोराइज कर लीजिए, एंड उसको रिवाइज करते रहिए रोज। एंड पेपर 1 के रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये सब प्रैक्टिस का बात है। सो स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट, ये 2 पॉइंट आपके माइंड में रहने चाहिए। तो आई थिंक पेपर 1 के हिसाब से ये डीआरएलआई ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड पेपर 2 के हिसाब से आपको ऑलरेडी जो जो पता है उसको रिवाइज कीजिए, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। डेफिनेटली। इसमें एक रह जाता है, जैसे आपने अभी बताया कि आशा भिंडे की बुक मोस्ट प्रेफरेबल थी, इसके अलावा आपके क्लास के नोट्स भी कुछ काम आए थे? या डेफिनेटली। सो मुझे लगता है कि सिंस मैंने खास करके नेट के लिए उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, तो जो काम आया था दैट इज कि मैं आईपीएस का स्टूडेंट था, और पॉपुलेशन स्टडीज में अगर आप आईपीएस के स्टूडेंट हो, यू विल ऑलवेज हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स जो लोग नहीं है खास करके। सो क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम पोर्शन क्लास में कवर अप हो जाता है, एंड जो मैं क्लास में बैठ के जो नोट्स लेता था वो बहुत यूजफुल होते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट, कि नेट का सिलेबस में क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो एपिडेमियोलॉजी या फिर बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, वो इतना पॉपुलेशन स्टडीज के नेट में नहीं आता, बट हम लोग जो डेमोग्राफी में पढ़ते थे, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मैच कि पॉपुलेशन स्टडीज के नेट का सिलेबस क्या है, एंड हम लोग डेमोग्राफी में पढ़ के जो आए थे उसका सिलेबस क्या है। अब जो जो एरियाज ओवरलैप कर रहे हैं, तब तो वो सब क्लास के नोट से हो जाते हैं। बाकी कुछ कुछ एरियाज होते हैं, जैसे पॉपुलेशन पॉलिसीज कुछ होते हैं जो हम लोगों का उतना अच्छे से कवर नहीं किया गया, उसके लिए आप अलग से सोर्सेज देख सकते हो, एंड क्लियरली मेंशन भी होता है कि कौन कौन पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं वो सारे मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। आप उसमें जाओगे, लमसम 30-35 मिनट का वीडियो है, और सिर्फ उतने में से ही मैं भी पीछे के जिन जिन लोगों से भी मैंने बात किया है, और पीछे के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं पलट कर देखता हूं, तो मैं देखता हूं, और उसी बेसिस पर उसको बनाया भी गया है। लमसम 100 क्वेश्चन का जो पेपर होता है, सेकंड पेपर, उसमें से 7-8 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आएंगे। जितना तक मैंने कवर किया, शायद 2021 या 20 तक का उसमें कंप्लीट जो माइलस्टोन है वो कवर किया गया है। बताइए। राइट। सो या आई थिंक ये पहले सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जो जो एरियाज आ नहीं रहे, एंड ओके जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से देते हैं, और जिनका लाइक पॉपुलेशन स्टडीज में इस बार मुझे और बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिला। स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग तो देते ही हैं, मैथमेटिक्स वाले भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, अभी उनका भी नंबर आएगा, वो भी है लिस्ट में हमारे साथ में, उनका बाद में उनके साथ डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स से भी पिछले साल भी जेआरएफ क्वालिफाई किया था उन्होंने, और उनके एक बैचमेट है, वो भी उन्होंने अभी इस साल भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो नॉट इवन स्टैटिस्टिक्स, दूसरे जो एरियाज हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स से भी जो स्टूडेंट है वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, नॉट इन इवन 4, 5, 6 अटेम्प्ट, आइदर इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इन सेकंड अटेम्प्ट, और इनका भी सेकंड अटेम्प्ट में ही इनका जेआरएफ क्लियर है। सो वही अच्छा, जो लोगों का बैकग्राउंड नहीं है पॉपुलेशन स्टडीज में, वो लोग दे कैन स्टार्ट विद पहले तो सिलेबस समझना है, एंड उसको टैली करके जो ये बेसिक बुक्स है, आशा भिंडे एंड यूएनएफपी मैनुअल, ये दो बुक्स आई थिंक बाय हार्ट होना चाहिए। बाकी जो जो ये बुक्स में कवर नहीं हो रहे, वो सिलेबस से टैली करके आप देख लीजिए। एंड पेपर 1 के लिए ऑल्दो मैंने लॉजिक ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है वो उतना पढ़ा नहीं था, फ्रैंकली मुझे टाइम नहीं मिला था, बट आई वोंट रिकमेंड दैट, तो आप सब लोग पढ़ के जाइए वो, बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादा आपको स्कोप मिलेगा स्कोर करने का। एंड एलआरडीआई प्रैक्टिस कीजिए, एलआरडीआई में भी आई डोंट थिंक ज्यादा टफ कुछ देता है, ऑल्दो इस बार का डीआई वाज अ बिट ट्रिकी, बट यहाँ पे भी एक टिप्स है कि आप पहले जब स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा यू नीड टू गेट इन द ग्रूव ऑफ द एग्जाम, सो डीआई के कुछ क्वेश्चंस आप आधे घंटे बाद के लिए छोड़ के रखिए, पहले आप कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जो आपको पता है। तो जो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ के जा रहे हो, वो आप लोग पहले कर लो। एक्चुअली मैं इस पॉइंट पर कुछ बोलना चाहूंगा।
एक्चुअली में जिसका हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरीके से एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन को टैकल करने का हर किसी का जो है माइंड सेटअप अलग होता है। तो आप इनसे सुन लीजिए, बट आपको जो सही लगता है एग्जाम में आप किस तरह से अपने आप को ढाल सकते हो, कैसे आप कंफर्टेबल फील करते हो, कौन सा सेक्शन आपके लिए सही रहेगा उसको अटेम्प्ट करना, आप उसी को करना। हर किसी का अपना, मैंने पहले ही बताया, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। बताइए। राइट, सो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था तो कि ये करना बेटर है, तो कम्युनिकेशन या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब करके देन यू कम बैक, ऑलरेडी आप थोड़ा सा सेट हो गए हो एग्जाम के लिए, तब थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलता है एंड तब DILR को अप्रोच कीजिए। वो एंड उनका एक पैटर्न होता है, हर साल जैसे आता है उनका एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को आप एक बार अगर जान लो तो उससे ही आसानी से क्लियर हो जाता है, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि लमसम बहुत सारी चीजें हमने कवर कर लिया, तो थोड़ा सा मैं समराइज कर लूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन पे मैं और आऊँगा। सबसे पहले एग्जाम को देने से पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए हर किसी के हाथ में, और उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। आप UGC के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट करिए, और उसमें कीवर्ड मिलेंगे आपको। हर यूनिट में एक एक कीवर्ड ऐसे मिलेंगे कि आपको एग्जाम में वहीं से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कुछ आते हैं, हाँ, कुछ वो आपको 8-10, अगर हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा ना, तो 10 यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन 100% सिर्फ वहीं से आएंगे। सिलेबस आपको जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के बेसिस पर प्रीवियस ईयर्स का पेपर आप 100% अपना दीजिए कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर आपके पास होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मैंने तो कई बार बताया है, इन्होंने कितने पेपर को कवर किया है ये अब आपको बताएंगे। बताइए। मुझे टाइम ही नहीं मिला था। अच्छा। नो, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, एंड मैं जितने वीडियोस देखा है मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के, सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर सब करते जाइए, व्हिच इज डेफिनेटली अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा। सो मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मेरे से लाइक सॉल्व नहीं हो पाया, बट प्लीज डोंट टेक दिस रिस्क। तो खैर, अब इन्होंने अगर नहीं लिया था तो फिर मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको कितने पेपर को कवर करना चाहिए। सिलेबस आपके हाथ में है, आपने सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ समझ लिया है। प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे किसी भी, जरूरी नहीं कि रिसेंट वाला होना चाहिए, जैसे अभी 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, जरूरी नहीं कि ये वाला पेपर आपको मिलेगा तभी आपका काम हुआ, नहीं। आप चाहे पीछे के 3-4 साल का पेपर कोई सा भी निकाल लीजिए, आपके हाथ में कम से कम 4 पेपर होना चाहिए। 4 पेपर का मतलब कि 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब उस 400 क्वेश्चन को ही आप रिवाइज करिए, और जो भी उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, या डेफिनेशन से रिलेटेड है, या थ्योरम से रिलेटेड है, उसको आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया। अब चेंजिंग कहां आएगा, या वेरिएशन इसको कह सकते हैं, कहां आएगा, जो करंट डेटा है उस पर आएगा। आपको करंट डेटा पे भी सिर्फ करंट डेटा याद करना है, उसका वेरिएबल इंडिकेटर तो क्वेश्चन वही है कि यहां से सेंसस में सेक्स रेशियो पूछा था, तो सेंसस 10 साल तक चलता है। SRF में अगर आपको TFR, क्रूड बर्थ रेट, ये सब पूछा है, तो पिछले साल का क्रूड बर्थ रेट कुछ और होगा, इस साल का कुछ और है। तो आपको बस डेटा अपना अपडेट कर लेना है, बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सभी सेम रहेंगे। ओके, तो यही कुछ ऐसा होता है। आपने भी जो अगर आपने चेक भी किया होगा तो कुछ इस तरीके का ही होगा, और सब लोग चेक करते हैं, और पैटर्न को समझना बिल्कुल जरूरी है। और पैटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर ही बताएगा कि किस तरीके, उसी को देखोगे आप तो समझ में आएगा कि पीछे के कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तभी आपको क्लियर होगा। एक्चुअली में जो मुझे पहले इन्होंने बताया था, YouTube चैनल के, मेरा जो चैनल है, इस चैनल के बारे में इनको एग्जाम देने के बाद पता चला, ठीक है, लेकिन पता चला, और उसके बाद में वो गए वहां पर, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा। उसके बाद आप बताइए क्या देखा। राइट, सो सबसे अच्छा जो लगा वो था सैम्पलिंग का कुछ सीरीज बनाया सर ने, तो आई थिंक दैट्स वेरी रिलेवेंट। एंड क्योंकि जो लोग मास्टर्स इन स्टैट्स करते हैं, या फिर हम लोगों में भी जो मास्टर्स इन मास्टर्स किया हम लोगों ने, तो हम लोग को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वही पेपर में हुआ था। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड वेरी नाइसली। तो आई रिकमेंड कि ये चीज और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, स्पेशली दोज हु आर टेकिंग दिस कोर्स एंड अभी कुछ चीजों में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप खाते वक्त या फिर कुछ रिक्रिएशन के टाइम आप अगर कुछ वीडियोस ऐसे देख रहे हो, जैसे पॉपुलेशन पॉलिसीज पे आपने वीडियो बनाया है, एंड देन तो आई थिंक देयर इज अ नाइस फ्लो इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो
just to summarize, just don't rely on those. अब books पढ़िए, books are the main source of your preparation. But just to summarize, अगर if you're going through all those videos, I think that's a good way to complete your preparation. मेरा एक रिकमेंडेशन इसमें रहेगा कि आप सिर्फ वीडियो पे डिपेंड नहीं होना, चाहे आप किसी के भी वीडियोस देखते हो, इवन मेरे भी देखते हो, आप एक बार देखो, बस ओनली वन टाइम्स आपका काम है, आप देखो और वहां से आप नोट्स जो है नोट्स प्रिपेयर कर लो अपना खुद का। यही आपको आगे काम देगा, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाते हो या फिर कोई भी आप जब कॉन्सेप्ट आपका जब छूटता है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप खोजने लगते हो कि मैंने कौन सा वीडियो देखा था और किसने टाइम पर था। इवन आपने अगर नोट्स लिखा है तो आपको ये पता है कि आपके कॉपी पे किस पेज पर वो नोट्स लिखा हुआ है, आप वहां पे पलटते हो, समझ जाते हो। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए कैंडिडेट के साथ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ और समय में मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट में आप लोगों के लिए लाता रहूं, जो कि मेरे लेवल पर मैं जितना कर सकता हूं मैं करूंगा आपके लिए। इसके लिए बेफिक्र रहिए। डेफिनेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।